लेट टाइम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ द अबव डेफिनेशन ऑल थ्री टर्म्स दैट इज वेदर वर्किंग डे ऑफ 24 आवर्स एंड वेदर वर्किंग डे ऑफ 24 consecutive hours मीन द सेम, ऑल द थ्री टर्म्स मीन अ वर्किंग डे ऑफ 24 consecutive hours, ठीक। इफ देर इज रेन ड्यूरिंग वर्किंग टाइम और एनी टाइम आउटसाइड द वर्किंग टाइम, दैट टाइम विल नॉट बी काउंटेड। डेफिनेटली अगर शिफ्ट शुरू हो रही है सुबह 4 बजे से और बारिश हुई रात को 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, तो मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द शिफ्टिंग आवर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ शिफ्ट टाइमिंग इज 8 to 20 hours at a port and the rain occurs from 6 to 10, then 24 minus 10, 20 hours of late time will be counted. Even though the rain from 6 to 8 hours did not affect the cargo operation, the last line says or would have prevented it. Had work been in progress, it also means that if vessel was waiting at anchorage and whether in berth or not is mentioned, she can tender NOR, and if late time has started to count while she is waiting for berth, any rain occurring during this waiting time will also not be counted as late time. अभी 1993 वाले रूल्स कर रहे हैं हम लोग, 2013 में चेंज हुए थे, तो वो भी करेंगे आगे अभी, बट डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन क्लियर है या दोबारा से करें डिस्कस इसको, क्योंकि वो बाहर था 2 घंटे बाहर था, 2 घंटे अंदर था। तो पहले 1993 वाले रूल्स के हिसाब से ऐसे कैलकुलेशन हो रही थी, चाहे वो वेदर वर्किंग डे हो, वेदर वर्किंग डे ऑफ 24 consecutive hours हो, या वेदर वर्किंग डे ऑफ 24 आवर्स, कुछ भी मेंशन अगर हो तो सेम कैलकुलेशन चल रही थी पहले। फिर इसको रिवाइज किया गया 2013 में। अभी देखते हैं आगे। वेदर परमिटिंग शैल मीन दैट एनी टाइम व्हेन वेदर प्रिवेंट्स लोडिंग और डिस्चार्जिंग द वेसल शैल नॉट काउंट एज लेट टाइम। ठीक है, ये तो क्लियर है। वेदर परमिटिंग अगर मेंशन हो गया। अब 2013 में आते हैं, इसमें देखते हैं वेदर वर्किंग डे पहले, ये चलो विबॉन से ही चलते हैं। This shall mean that if the designated loading or discharging berth is not available on arrival, the vessel on reaching any usual waiting place at the port shall be entitled to tender NOR and late time shall commence in accordance with the charter party. तो सेम है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। Vibon means NOR can be tendered even when berth is not ready. In comparison with 1993 rules, the last line is deleted. Hence, shifting time will be counted as late time when Vibon is mentioned. तो shifting time जो हो रहा था from anchorage to the berth वो भी काउंट हो रहा है यहाँ पे, unless specifically stated as not to count. तो अगर 1993 बोल दिया तो वो काउंट नहीं हो रहा था, 2013 में काउंट हो रहा है। बिकॉज भाई वेसल इज ऑलरेडी नाउ रेडी ना। अब तुम्हें कितना टाइम लग रहा है वहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने में, दैट डज नॉट सोली डिपेंड अपॉन द वेसल, दैट डिपेंड्स अपॉन टग अवेलेबिलिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन पायलट अवेलेबिलिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक इनसाइड द हार्बर, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द बर्थ जहाँ पे हमको जाना है। तो पहले क्या करते थे कि भाई वेसल इज मूविंग फ्रॉम एंकरेज टू बर्थ, दैट इज सोली अपॉन द वेसल, वो कितनी जल्दी आ सकता है, बट दैट इज नॉट सोली अपॉन द वेसल। बाद में इसलिए चेंज किया उसको, करेक्ट। लॉट ऑफ फैक्टर्स, वेसल का फैक्टर तो 10% ही है, वेसल इज ऑलवेज रेडी है। एक बार एनओआर दे दिया तो वेसल इज रेडी। अब वो टर्मिनल और पोर्ट अथॉरिटीज़ के हिसाब से चलेगा ना कि किस तरीके से पायलट आएगा, टग बोट्स अवेलेबल है, पायलट बोट कितना टाइम ले रहा है आने में, मूरिंग मैन कितना टाइम ले रहे हैं आने में, बर्थ अवेलेबल है कि नहीं है उस टाइम पे, वहाँ पे शिप अगर टर्न कर रहा है हार्बर में तो इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम फॉर द वेसल टू स्टॉप एंड लेट हर पास, करेक्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें थे, इस वजह से 2013 में इसको रिवाइज किया। नाउ वेदर वर्किंग डे जो आ गया इसमें, अच्छा हम इसको कर रहे थे ना, द शिफ्टिंग टाइम विल बी काउंटेड एज डेमरेज टाइम इफ ऑन डेमरेज अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड एज नॉट टू काउंट। व्हेन विबॉन इज मेंशन्ड एंड शिफ्टिंग टाइम इज गिवन बट नॉट स्टेटेड वेदर टू काउंट इट और नॉट, मेंशन NTC एज पर 1993 रूल्स, नॉट टू काउंट एज पर 1993। तो व्हेन विबॉन इज मेंशन्ड एंड शिफ्टिंग टाइम इज गिवन बट नॉट स्टेटेड वेदर टू काउंट और नॉट, तो क्या मेंशन करना है कि भैया नहीं काउंट कर रहे एज पर 1993 रूल्स, ठीक है। And solve the numerical. Alternatively, you can mention as per 2013 rules and solve accordingly. तो चाहे वो मेंशन कर दो, चाहे ये मेंशन कर दो, जो भी तुम्हें सही लग रहा है, कन्वीनियंट लग रहा है, यू कैन टेक इट। अगर वो मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में, यू कैन टेक एज पर योर कन्वीनियंस, और उसके हिसाब से यू सॉल्व द न्यूमेरिकल। बट देन यू मेंशन कि भाई मैंने कौन से रूल के हिसाब से करा है, 1993 के रूल्स के अकॉर्डिंग करा है या 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंग करा है, ठीक है। दिस यू हैव टू मेंशन। नाउ वेदर वर्किंग डे शैल मीन, अच्छा ये वेदर वर्किंग डे की जो डेफिनेशन है, आप देखो यहाँ पे अलग अलग कर दी, वहाँ पे सारी तीनों की सेम थी 1993 में, यहाँ पे 2013 में तीनों की अलग अलग आई, देखो। This shall mean a working day or part of a working day during which it is, or if the vessel is still waiting for her turn, it would be possible to load discharge the cargo without interruption due to the weather. If such interruption occurs or would have occurred if work had been in progress, तो मतलब जिस टाइम पे शिफ्ट का टाइम है, अगर उस टाइम पे काम चल रहा था और बारिश हो गई, there shall be excluded from the lay time a period calculated by reference to the ratio यहाँ पे आएगा वेदर वर्किंग डे, जो इसमें अगर मेंशन कर दिया तो जो कैलकुलेशन होगी वो रेशियो पे होगी, है ना। विच द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरप्शन बेस्ट टू द टाइम विच वुड हैव और कुड हैव बीन वर्क बट फॉर द इंटरप्शन। तो अगर शिफ्ट का जो टाइम है वो 16 आवर्स पर डे है और बारिश हुई है 4 घंटा, तो उसका रेशियो निकलेगा 16/24 × 4, बिकॉज
टाइम तो उतना ही, भाई शिफ्ट का टाइम तो उतना था ना, और उसको फिर 24 में से माइनस कर देंगे। तो अगर 4 घंटे बारिश हुई है उस टाइम में और 2 आवर्स आ रहा है तो 2 आवर्स को 24 में से माइनस करके 22 आवर्स आएगा। आप भी देखेंगे कोई एग्जाम्पल में आगे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, इफ वेदर वर्किंग डेज गिवन एंड द शिफ्ट टाइमिंग्स आर मेंशन 24 आवर्स, अच्छा यहाँ शिफ्ट टाइमिंग भी 24 आवर्स दे दी उसने, विल बी काउंटेड एज लेट टाइम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन अ पर्टिकुलर वर्किंग डे। हाउएवर व्हेन रेन इंटरप्ट्स द कार्गो ऑपरेशन, डिडक्शन फ्रॉम लेट टाइम हैज टू बी मेड यूजिंग अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टॉपेज टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन अ डे, टू द स्टॉपेज टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इन अ डे, ना कितने दिन काम, कितने घंटे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ 2 आवर स्टॉपेज ड्यूरिंग एन 8 आवर वर्क डे इज प्रोरेटेड टू 6 आवर्स, 2/8 equal to 1/4 of the day equal to 1/4 into 24 equal to 6 hours. Now 6 hours is to be excluded from late time, तो 24 में से 6 hours माइनस कर दिए। मैं बता रहा हूँ, ये है मेन चीज़। अभी तक उसकी आंखें फटी थोड़ी सी ठीक है, इसको एक बार देख लो, लेट इट सिंक इन एंड देन विल मूव ऑन फर्दर। वेदर वर्किंग डे ऑफ 24 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स, इसमें डिफरेंस जो है ना वो सही से समझना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को उसी हिसाब से कैरी ऑन करेंगे। एनी यूजुअल वेटिंग प्लेस, एंकरेज बता देते हैं, एट और ऑफ द पोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड एनओआर टेंडर करने के लिए फ्रॉम इट, एंड लेट टाइम शैल कमेंस इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर पार्टी। मेंशन होगा उसमें 24 आवर्स के बाद शुरू हो रहा है या फिर 48 घंटे के बाद शुरू हो रहा है। लेट टाइम और टाइम ऑन डेमरेज शैल सीज टू काउंट वंस द बर्थ बिकम्स अवेलेबल जैसे ही हुआ वहाँ से, एंड शैल रिज्यूम व्हेन द वेसल इज रेडी टू लोड और डिस्चार्ज एट द बर्थ। करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मीन्स एनओआर कैन बी टेंडर्ड इवन व्हेन बर्थ इज नॉट रेडी। भाई वेसल इज रेडी ना, बर्थ इज नॉट रेडी, दैट इज नॉट आवर हेडेक। शिफ्टिंग टाइम फ्रॉम एंकर टू बर्थ विल नॉट काउंट एज लेट टाइम, ठीक, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट टाइम ऑन डेमरेज विल ऑल्सो सीज टू काउंट। देखो वंस ऑन डेमरेज ऑलवेज ऑन डेमरेज वाला आ गया, ये वाला सीन ना, यहाँ पे नहीं होगा। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट टाइम ऑन डेमरेज विल ऑल्सो सीज टू काउंट वंस द बर्थ बिकम्स अवेलेबल। हेंस वंस ऑन डेमरेज ऑलवेज ऑन डेमरेज डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस केस। ये मैं बोल रहा था ना, शिफ्टिंग टाइम विल बी काउंटेड एज डेमरेज टाइम व्हेन इज मेंशन्ड एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो ये केस है, हाँ ये केसेस है जहाँ पे वंस ऑन डेमरेज और बर्थ और नो बर्थ शैल मीन दैट इफ नो लोडिंग और डिस्चार्जिंग बर्थ इज अवेलेबल कॉन्जिक्यूटिव डेज और रनिंग आवर्स और कॉन्जिक्यूटिव आवर्स। हॉलीडे क्या है, हॉलीडे नॉर्मली सैटरडे और संडे इंक्लूड हो रहे हैं, सैटरडे भी कई बार हाफ डे हो जाता है, तो संडे इज कंसिडर्ड एज हॉलीडे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी, अगर इसकी पढ़ोगे डेफिनेशन, अदर देन नॉर्मल वीकडे। तो नॉर्मल वीकडे कौन से हैं, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। और संडे और हॉलीडे जो है, जैसे शेक्स आ गया अभी, शेक्स इवन इफ यूज या अनलेस यूज, तो संडे हॉलीडे एक्सक्लूडेड, तो वो वहाँ पे वो दे देगा। तो संडे में अब सैटरडे हॉलीडे है कि नहीं, ये भी वहाँ पे स्पेसिफाइड होगा। मंडे से फ्राइडे तक तो पूरे घंटे हैं, लेकिन सैटरडे को पूरा कैलकुलेट करना है या हाफ डे है या 4 घंटे या 6 घंटे, ये वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से, अनलेस यूज्ड एक्सेप्टेड करना है पहले डिस्कस, या अनलेस यूज करना है, एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड है वो। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया या एक्सक्लूड कर दिया, दोनों चीज़ों में आपको लेट टाइम कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, वो दे रखा है इसने। दिस शैल मीन दैट द डे स्पेसिफाइड, अभी एक्सक्लूड अगर उसने लेट्स से ट्यूसडे एक्सक्लूड कर दिया, जैसे शेक्स में बोल रहा है संडे हॉलीडे एक्सक्लूडेड, तो संडे एक्सक्लूड कर दिया उसने, डू नॉट काउंट एज लेट टाइम इवन इफ लोडिंग और डिस्चार्जिंग इज कैरिड आउट ऑन डे। अब उसने अगर सिर्फ शेक्स दे दिया ऐसे चेक संडे हॉलीडे एक्सक्लूडेड, तो आप उसमें अगर काम भी कर रहे हो देन ऑल्सो इट विल नॉट काउंट, इवन इफ यूज अपने आप ही लग गया, क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया ना, तो इवन इफ यूज अपने आप ही आ गया। लेकिन इवन इफ यूज वो स्पेसिफाई करेगा टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी। लेकिन अगर वो नहीं भी है देन ऑल्सो तुम्हें पता ही है ना, एक्सक्लूड तो उसने कर ही दिया ना, काम होगा एग्जैक्टली। हाँ, और अनलेस यूज में क्या आ गया, अगर यूज करा है उसने देन लेट टाइम कैलकुलेशन विल बी एप्लीकेबल वहाँ पे। तो उसके जितने भी आवर्स उसने उस दिन कंज्यूम करे हैं उस दिन वो लेट टाइम कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्पैच पे चलें। डिस्पैच ऑन वर्किंग टाइम सेव्ड, वर्किंग टाइम सेव्ड और ऑल टाइम सेव्ड, ये जो है डिफरेंस इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। दिस शैल मीन दैट डिस्पैच मनी शैल बी पेबल फॉर द टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ लोडिंग और डिस्चार्जिंग टू द एक्सपायरी ऑफ द लेट टाइम। ये तो क्लियर है डिस्पैच का, इतना तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। एक्सक्लूडिंग एनी पीरियड्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द लेट टाइम, लेट टाइम में अगर कुछ पीरियड्स ऐसे थे जैसे हॉलीडे इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, संडेज एक्सक्लूडेड, तो उस पर नहीं, उसका नहीं दिया जाएगा फिर, क्योंकि डिस्पैच जो है वो घंटे के हिसाब से दिया जाता है, तो वो वाले घंटे इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे फिर। द चार्टर विल नॉट पे ऑल दीज थिंग्स। इन सिंपल वर्ड्स, काउंट एवरीथिंग एज डन इन केस ऑफ डेमरेज, नो एक्सेप्शंस अप्लाई। तो डेमरेज के हिसाब से जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं ना, उसी के हिसाब से विल कैलकुलेट, और फिर वही सेम आवर्स पे डिस्पैच विल बी एप्लीकेबल, बिकॉज संडेज एंड हॉलीडेज वर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड, तो उस पर क्यों देंगे,
वो तो एक्सक्लूडेड थे ऑलरेडी, करेक्ट. नाउ ऑल टाइम सेव्ड, दिस शैल मीन दैट डिस्पैच मनी शैल बी पेबल फॉर द टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग टू द एक्सपायरी ऑफ द ले टाइम. ये तो डिस्पैच सेम आ गया, करेक्ट. इंक्लूडिंग पीरियड्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द ले टाइम, तो इसमें इंक्लूड कर दिया उसने. तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग टाइम सेव्ड या ऑल टाइम सेव्ड, तो डिफरेंस इज क्लियर ना. उसमें कैलकुलेशन होगी वर्किंग टाइम सेव्ड में एज पर डेमरेज कैलकुलेशन जो हम करते हैं, और उसके हिसाब से फिर डिस्पैच विल बी एप्लीकेबल एंड पेबल फॉर दैट सेम पीरियड. बट यहाँ पे डिस्पैच जो दिया जाएगा वो इंक्लूड कर दिया जाएगा सारी चीज़ें. अगर उसने ऑल टाइम सेव्ड पूछ लिया तो ऑल टाइम सेव्ड, करेक्ट. वहाँ पे वर्किंग टाइम आ गया तो करने से पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है ना, और इसी में पिंग पोंग चलता है कि भाई वी वांट. तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन हो जाता है. फॉर एग्जांपल, checks unless used, Sundays and holidays accepted unless used means that a Sunday or holiday will not count as lay time, but if work is carried out on such accepted day then it will count as lay time. Actual number of hours worked on will only. तो अगर संडे को 4 घंटे काम करें और उस दिन छुट्टी थी तो इट विल काउंट 4 घंटे, अनलेस यूज दीजिए उसने. तो अगर इवन इफ यूज है तो अगर पूरा दिन भी काम करोगे तो काउंट नहीं हो रहा. बट अगर यहाँ पे तुमने 4 घंटे काम करा है तो अनलेस यूज डाल दिया तो काउंट होगा. और वो किसके पास ऑप्शन था? चार्टर के पास ऑप्शन था. ये वाले ऑप्शन किसके पास है? चार्टर के पास है, ठीक है. ये सारे ऑप्शन चार्टर के पास हैं, ठीक है. पढ़ लें एक बार इसको दोबारा से, या फीड हो गई दिमाग में? समझ आ गया. ओके, चलो पढ़ लो एक बार इसको दोबारा से ना, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करता रहेगा बाद में एंड देन यू विल बी कंफ्यूज, है ना. एक बार पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर करते हैं. थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखते चलते हैं हम लोग. डेमरेज टू हु? ओनर्स. तो डेमरेज विल ऑलवेज बी टू ओनर्स, है ना. ये एक चीज़ क्लियर कर ले. इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है. डेमरेज और डिस्पैच कैलकुलेट हो गया, कौन सा किसको पेबल है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कई बार, है ना. और वो प्रिंसिपल एरर हो जाता है, पूरा खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन. और डिस्पैच टू चार्टर्स, ठीक है. तो डेमरेज टू ओनर्स, डिस्पैच टू चार्टर्स, क्लियर. ये वाली बात. टू चार्टर्स टू ऐड टुगेदर द टाइम अलाउड फॉर लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज. अब इसमें क्या हो जाता है कि लोडिंग और जैसे अभी हमने एवरेज ले टाइम में देखा था कि भी अलग अलग कैलकुलेशन वी हैव टू डू. लोडिंग की अलग, डिस्चार्जिंग की अलग. सो इफ 2 days लोडिंग के लिए वर स्पेसिफाइड एंड 6 days फॉर डिस्चार्जिंग वर स्पेसिफाइड, यू हैव टू कैलकुलेट डेमरेज डिस्पैच सेपरेटली फॉर लोडिंग कोड एंड डिस्चार्जिंग कोड. उसके बाद यू हैव टू एवरेज इट आउट कि भाई फाइनल पेबल कौन है और किसको पैसे देने हैं. बट यहाँ पे जो रिवर्सिबल ले टाइम आ रहा है, थैंक यू, जो रिवर्सिबल ले टाइम आ रहा है, रिवर्सिबल ले टाइम में क्या है, उसने बोल दिया कि आप एक साथ कैलकुलेट कर लो. ओके, तो रिवर्सिबल ले टाइम में उसने क्या बोला? इट इज एन ऑप्शन गिवन टू द चार्टर. अच्छा, ये ऑप्शन चार्टर के पास है. व्हाट ही वांट्स टू इंक्लूड इन द चार्टर पार्टी, ठीक है. टुगेदर ही कैन इंक्लूड द टाइम अलाउड फॉर लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग वेयर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड. द इफेक्ट इज सेम एज द टोटल टाइम बीइंग स्पेसिफाइड टू कवर बोथ ऑपरेशंस. अभी वहाँ पे क्या था कि 2 days वी हैड फॉर लोडिंग, 6 फॉर डिस्चार्जिंग. नाउ उसने क्या करा, पूरे 8 दिन कैलकुलेट कर लिए एंड इन दिस 8 days ही विल कैलकुलेट हिज ले टाइम एंड ही विल ट्राई टू फिनिश हिज कार्गो ऑपरेशन. उसके बाद डेमरेज और डिस्पैच एक ही साथ कैलकुलेट हो जाएगा. तो इफ इन क्वेश्चन इट इज सेइंग कि रिवर्सिबल ले टाइम कैलकुलेट करना है या फिर एवरेज ले टाइम कैलकुलेट करना है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे प्रिंसिपल मेंशन्ड है. अगर एवरेज की बात वो कर रहा है तो यू हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली फॉर लोडिंग कोड एंड डिस्चार्जिंग कोड. अगर वो रिवर्सिबल की बात कर रहा है तो यू कैन एड अप ऑल टुगेदर पूरा टाइम, ले टाइम, डिस्चार्जिंग कोड का भी और लोडिंग कोड का भी, और एवरेज आउट करके उसका एक ही टेबल में आ जाएगा सारा कुछ. ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एवरेज ले टाइम और रिवर्सिबल ले टाइम. तो अगर इसमें गड़बड़ करती तो प्रिंसिपल एरर आ जाता है, वो फिर 0 आ जाएगा, ठीक है. नोटिस ऑफ रेडीनेस. नोटिस ऑफ रेडीनेस इज अ पॉइंट जहां से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है. नॉर्मली इट इज 24 आवर्स NOR इज टेंडर्ड, उसके बाद ले टाइम शुरू होगा. 24 आवर्स वंस द NOR इज टेंडर्ड, उसके बाद ले टाइम. एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड आल्सो, यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Shall mean the notice to charterer, shipper, receiver or other persons as required by the charter party that the vessel has arrived at the port and is ready in all respects to load and discharge. तो ओनर ने बोल दिया भाई इस टाइम पे मेरी वेसल इज नाउ रेडी, क्योंकि डिसाइड करा था लेट्स से फॉर टुडे 1600 आवर्स यू हैव टू मेक योर वेसल रेडी फॉर लोडिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग व्हाटएवर. तो आपको NOR जब भी दोगे उसके बाद फिर शुरू होगा ले टाइम, और वो मेंशन होगा क्वेश्चन में. नॉर्मली इट इज 24 आवर्स, बट इफ देयर इज सम चेंज तो वो मेंशन करके दे देते हैं, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि NOR टेंडर करने के 2 घंटे के बाद से ले टाइम चालू हो रहा है, तो इट विल बी मेंशन, बट नॉर्मली इट इज 24 आवर्स इफ नॉट मेंशन्ड इन केस. नाउ ये वाली जो डेफिनेशंस हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं. डे, वेदर वर्किंग डे, कॉन्जिक्यूटिव 24 आवर्स, वेदर वर्किंग डे, वेदर परमिशबल, ये सारी चीज़ें जो है ना अभी ध्यान से थोड़ा सा देख लेना. कैलेंडर डे, कन्वेंशनल डे, वर्किंग डे, रनिंग डेज, ऑल दीज थिंग्स. तो डे शैल मीन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स कॉन्जिक्यूटिव. एनी पार्ट ऑफ अ डे शैल बी काउंटेड प्रो रेटा. अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे वेदर वर्किंग डे, कॉन्जिक्यूटिव डे. तो इसमें
कहीं पे प्रोरेटा आएगा और कहीं पे जो है वो नॉर्मल 24 आवर्स में से माइनस कर देंगे जितने में भी कार्गो ऑपरेशन स्टॉप था ड्यू टू रेन या कुछ। तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन होती है कि एक दिन की अगर बात करिए, मान लो 6 डेज उसने दिए हुए हैं, तो उस 6 डेज में कितना घंटे वर्किंग आवर्स हैं, जैसे 16 आवर्स इज द वर्किंग आवर्स, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब अगर क्वेश्चन में वेदर वर्किंग डे दे रखा है या कॉन्जिक्यूटिव डे दे रखा है 24 आवर्स, तो उसके हिसाब से वो चेंज होता है, इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अभी वो आगे एग्जाम्पल आएगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। बट कैलेंडर डे शैल मीन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स consecutive hours running from 0000 to 2400 hours. Any part of a calendar day shall be counted pro rata. ठीक है। Conventional day means period of 24 hours consecutive running from any identified time. तो conventional day अगर उसने बोल दिया तो किसी भी टाइम से बोल देगा, इस टाइम से शुरू हो गया conventional day. Any part of the conventional day shall be also counted as pro rata. Working day shall mean a day when a local law or practice work is normally carried out. ठीक है। तो working day मतलब क्योंकि जब चार्टर पार्टी में वो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी तो मंडे टू फ्राइडे इज लेट्स से वर्किंग डेज, सैटरडे संडे इज नॉट इंक्लूडेड और सैटरडे इज इंक्लूडेड एज हाफ डे। तो लेट टाइम कैलकुलेशन में ऑल दीज थिंग्स विल मैटर कि सैटरडे को तो 4 ही घंटे काउंट होने हैं, संडे को इतना काउंट होना है, या शेक्स आ जाएगा इसमें अनलेस यूज्ड। तो अगर उसने शेक्स अनलेस यूज डाल दिया तो अनलेस यूज मतलब अगर संडे यूज हो रहा है तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो मैं बता रहा था कि डेमरेज पेएबल हो जाता है, तो वंस ऑन डेमरेज इज ऑलवेज ऑन डेमरेज वाली बात वहाँ पे नहीं आती, आएगा आगे है ना। रनिंग डेज और कॉन्जिक्यूटिव डेज शैल मीन डेज विच फॉलो वन इमीडिएटली आफ्टर दी अदर। तो ये भी मेंशन करके देंगे इसमें कॉन्जिक्यूटिव डेज, रनिंग डेज, रनिंग आवर्स और कॉन्जिक्यूटिव आवर्स फॉलोज वन इमीडिएटली आफ्टर दी अदर। हॉलीडे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में, हॉलीडेज में गड़बड़ हो जाती है कई बार, है ना। हॉलीडे शैल मीन अ डे अदर देन द नॉर्मल वीक डे और रेस्ट और पार्ट देयर ऑफ व्हेन बाय लोकल लॉ और प्रैक्टिस वर्क ड्यूरिंग व्हाट वुड अदरवाइज भी ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स इज नॉट नॉर्मली कैरिड। तो अगर हॉलीडे है और अनलेस यूज्ड लिख दिया है तो अगर हॉलीडे में काम हो रहा है तो इट विल बी काउंटेड। ठीक है, अभी आएगा। एक्सेप्टेड और एक्सक्लूडेड शैल मीन दैट द डेज स्पेसिफाइड डू नॉट काउंट एज ले टाइम इवन इफ लोडिंग और डिस्चार्जिंग इज कैरिड आउट ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल शेक्स आ गया, देखो संडेज एंड हॉलीडे एक्सक्लूडेड, ये हर क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब शेक्स के साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे इसमें दे रखा है इफ यूज्ड, इवन इफ यूज्ड। तो एक्सेप्टेड इवन इफ यूज्ड, तो हॉलीडेज यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा वो, इवन इफ यूज तो भी हॉलीडेज को काउंट कर लेगा। ठीक है, तो शैल मीन दैट द डेज स्पेसिफाइड डू नॉट काउंट एज ले टाइम, डू नॉट काउंट एज ले टाइम इवन इफ लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग इज कैरिड आउट ऑन देम। अगर हॉलीडे है उस दिन भी अगर काम हुआ है तो भी वो कैलकुलेट नहीं करेगा उसको, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, संडेज हॉलीडे एक्सक्लूडेड और एक्सेप्टेड इवन इफ यूज्ड। तो यहाँ पे शेक्स आईयू कर दिया ना उसने, तो आईयू इज इवन इफ यूज्ड। तो इवन इफ यूज्ड भी है, अगर हॉलीडे वाले दिन काम भी हुआ है देन ऑल्सो दे विल नॉट। ओके, तो शेक्स आईयू का मतलब ये हो गया। अब ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि अभी देखो अनलेस यूज आ गया अगला वाला, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन में ना गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्या इफ यूज करना है, इवन इफ यूज करना है या अनलेस यूज करना है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है और ये प्रिंसिपल एरर हो जाती है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ले टाइम का जो टोटल कैलकुलेशन है, अगर डेफिनेशन क्लियर है और टर्मिनोलॉजी जो क्वेश्चन में आ रही है वो